गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 8 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। कक्षा आपकी 10वीं है। सामाजिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है आज का, और इसमें हम कर रहे थे भूगोल। भूगोल का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जिन्होंने वर्कशीट 13 और 14 नहीं देखी है तो उनके लिए आज का वर्कशीट जो है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो प्लीज भूगोल की, सोशल साइंस की वर्कशीट देख लीजिए। ये होगी 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त वाली वर्कशीट। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सत्ता में साझेदारी। आज ज्यादा कुछ नया नहीं है, ज्यादा कुछ, थोड़ा बहुत 2-4 पॉइंट है जो समझने के हैं। बाकी आपकी वर्कशीट वही है जो हमने पीछे सीखा था। हमने क्या देखा था 13th वर्कशीट में? हमने ये देखा था कि भाई बेल्जियम ने किस तरीके से अपनी पावर को शेयर किया। वहां पे जो डच लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे उनके बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, एक जगह पर वो मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक थे, और एक जगह पर वो दूसरी जगह पर फ्रेंच बहुसंख्यक थे। तो इनको जैसे ही क्लैश होना स्टार्ट हुआ, मनमुटाव होना स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अपने संविधान में संशोधन किया और सत्ता में साझेदार बना दिया, दोनों को बराबर बराबर। कुछ ऐसा हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने वर्कशीट 14 में ये देखा था कि भाई श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सिन्हेलीज जो थे वो ज्यादा थे, मात्रा में ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक थे। तो जो अल्पसंख्यक थे, श्रीलंकन तमिल थे, इंडियन तमिल थे, तो उनकी बातों को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था, उनकी जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। और श्रीलंका ने कोई इसके लिए कानून भी नहीं बनाया, अपनी पावर शेयरिंग नहीं की। वहां के तमिलों को बेगानापन महसूस होने लगा, जिससे वहां पर गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, इसीलिए गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी आवश्यक हो जाती है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में हम निम्नलिखित तर्क देंगे। तो यहाँ पे देखिए वही सब कुछ है जो हम पहले आंसर्स में लिख चुके हैं। आई होप अभी तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि क्या है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्या है? 2 रीजंस हैं, एक तो युक्तिपरक तर्क और दूसरा नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क जैसे कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ही अंडर को बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे वर्कर्स हैं। ठीक है, मेरे एम्प्लॉइज हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनको हो सकता है अच्छा खाना दूं, अच्छे से ट्रीटमेंट करूं, प्यार से बातें करूं। लेकिन मैं वो सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लोग अच्छे से काम करें, और फिर वो लोग अच्छे से काम करेंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिमाग लगा रही हूँ कि मैं इनको जो ट्रीटमेंट दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ, अपनेपन या प्यार प्रेम की वजह से नहीं, क्योंकि मैं इनसे काम निकलवाना चाहती हूँ, मेरा लॉजिक है। ठीक है, ये तो युक्तिपरक मतलब एक लॉजिकल रीजन हो गया। नैतिक यानी कि आप इंसानियत के नाते उनसे, हमें हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, बराबरी का दर्जा, हर इंसान को बराबर समझना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो पावर शेयरिंग में लोकतंत्र की जो आत्मा है सत्ता की साझेदारी पर ही डिपेंड होती है। और क्यों होती है ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। अब सरकार को वैधता कौन प्रदान करता है? लोग प्रदान करते हैं, तो सरकार को लोगों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, तो यही बात थी। अब युक्तिपरक तर्क में विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य आपसी टकराव को कम करती है, आपसी टकराव कम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश मीडियम की वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि भाई अपने जूम एजुकेशन की कोई पार्टी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले 2 ग्रुप हैं। तो इंग्लिश मीडियम अगर मैं किसी एक को भी ज्यादा ट्रीटमेंट दूंगी, ज्यादा बढ़िया समझाऊंगी किसी एक मीडियम में और अच्छे दूसरे में नहीं समझाऊंगी, तो एक वाले को बुरा लगेगा, दूसरे को या तो वो दूसरे को टारगेट करेगा या मुझे ही छोड़ देगा। तो इसी तरीके से एक देश में टकराव की स्थिति को बचाने के लिए हमें देश में दोनों ग्रुप की जरूरतों को सेटिस्फाई करना चाहिए और पावर को शेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अब अगर टकराव की स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा कि कुछ बच्चे छोड़कर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ऐसे ही पार्टी में है, कोई पार्टी होगी, कोई बीजेपी की पार्टी या कोई भी पार्टी है, तो अगर सबकी जरूरतें रिप्रेजेंट नहीं की जाएंगी तो कुछ लोग इसके अपोजिशन में आ जाएंगे, अपोज करना स्टार्ट कर देंगे, अगली बार इसको चुनेंगे नहीं, तो सरकार गिर सकती है। तो इससे क्या होगा, देश में जो एक स्थायित्व बना हुआ है सरकार का, उससे प्रॉब्लम होगी। और जब देश में प्रॉब्लम होती है, सरकार स्थायी नहीं होती, तो बाहरी जो देश होते हैं वो फायदा उठाते हैं इसका। उनको पता है कि देश में ही गड़बड़ चल रही है, सरकार तो इस जो देश की गड़बड़ है उसको संभालने में लगी हुई है, चलो भाई अटैक कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो राजनीतिक जो स्थायित्व होता है वो जरूरी होता है। अब ये लोकतंत्र की आत्मा ही है ये तो, कि भाई हर इंसान को डेमोक्रेसी में इक्वली पावर देनी चाहिए, इक्वली पावर इन अ डिफरेंट सेंस। ठीक है, लेकिन जो अलग अलग ग्रुप है उनके नेताओं को पावर देनी चाहिए। अब आते हैं हम सत्ता में साझेदारी का स्वरूप। आज का सिर्फ यही पॉइंट समझने का है, क्योंकि ऊपर वाला तो हम कई बार कर चुके हैं लास्ट की 2 वर्कशीट्स में, तो ये आपको समझना है।
सत्ता में साझेदारी ना दो तरीके से होती है, मतलब कई तरीके से होती है, लेकिन मेनली दो तरीके जो आज आपको समझने हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है, और दूसरा सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो एक बार नए पेज पर चलते हैं, वहां पर समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके स्कूल का। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल में कौन कौन है? प्रिंसिपल है, आप समझ रहे हो ये आपका देश ही हो गया स्कूल, ठीक है। प्रिंसिपल के नीचे कौन है? वाइस प्रिंसिपल है। फिर उसके नीचे टीचर्स हैं, टीचर्स के नीचे भी क्लास टीचर्स हैं आपकी, ठीक है। क्लास टीचर सभी टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। फिर एसएसटी की टीचर होगी, बाकी जो टीचर होगी सारी की सारी वो इक्वल लेवल पे हैं, ठीक है। टीचर ऐसा तो नहीं कह सकते कि एसएसटी की टीचर का कम लेवल पे है, मैथ की टीचर कम लेवल पे है, ठीक है, और इंग्लिश की टीचर। तो ये देखो, ये जो वर्ड, ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो ये हुआ, ये ऊपर से नीचे जो बंटवारा हुआ शक्ति का, कि भाई स्कूल की प्रिंसिपल, फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल को कुछ शक्तियां दे देगी, फिर क्लास टीचर को कुछ शक्तियां दे देगी, भाई क्लास के बच्चों की जो जो जरूरतें हैं उनको आप सुलझाओगे। फिर ठीक है, फिर पर्टिकुलर कि भाई एसएसटी वाले टीचर को दे दी गई कि भाई आप एसएसटी से रिलेटेड समझाओगे, आप मैथ से रिलेटेड, आप इंग्लिश से। तो ये वाला जो बंटवारा है ऊपर से नीचे वाला, तो ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और जो यहाँ पे हो रहा है ऐसे लेटा हुआ बंटवारा जो हो रहा है वो हो गया क्षैतिज। अब समझ में आ गया होगा। अब इसे देश की भाषा में समझते हैं। पहले हमारी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर यानी कि केंद्रीय सरकार, फिर हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद हमारी लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, वो आ गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी इस लेवल पे क्या क्या बंटवारा होता है? इस लेवल पे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी मंत्री हैं, वो क्या करते हैं वहां पे कि कुछ लोग क्या होते हैं? कानून बनाने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं कानून को लागू करने वाले, ठीक है, और कुछ होते हैं कानून को चेक करने वाले, सही बना के नहीं। कानून बनाने वाले कौन कौन हो गए? जो आपके एमपी हैं वो हो गए कानून सेंटर पर, और कानून को लागू करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हो गए। अब कानून को चेक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है कि सही बना के नहीं। तो इस तरीके से ये शक्तियां जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल पर बटी हुई हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में कौन सा है, तो दोनों ही है भारत में, ठीक है। तो ये देखिए आज का यही इंपॉर्टेंट चीज है, और काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। एक तो बेल्जियम और श्रीलंका का इंपॉर्टेंट था, और एक क्वेश्चन ये कि सत्ता क्यों जरूरी है, तीसरा ये वाला कि किस तरीके से वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय सरकार, ये हमने समझ लिया। विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाती है, ठीक है। विधायिका कौन होती है? जो कानून बनाते हैं। तो इसमें जो भी एमपीज होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कार्यपालिका, और जब आप स्टेट लेवल पे आते हो तो ये एमएलए बन जाते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा हो जाती है। कार्यपालिका जो कानून बना, अब उसको लागू भी तो करना है, वो कार्यपालिका होगी। न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हो गई। अब एक अलग लेवल पे जिस तरीके से बेल्जियम में भी एक सरकार बनाई गई थी कि भाई भाषीय तौर पर, धार्मिक तौर पर सत्ता का वितरण हुआ था। विभिन्न सामाजिक समूहों को अलग अलग पावर होती है, राजनीतिक दलों को अलग अलग पावर होती है। तो ये था आज का हमारा पूरा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी का महत्व बताइए। तो पहले वाला डायग्राम बना दीजिए, ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है इफेक्टिव तरीके से। ये हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर है, ठीक है। आज कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा लिखवाने की जरूरत नहीं है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण की व्याख्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लिख लीजिए। अब इसमें 4th क्वेश्चन में क्या करना है? भारत में सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप अपनाए जाते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। दोनों ही रूप अपनाए जाते हैं। कौन से दोनों? नंबर 1 ऊर्ध्वाधर, और नंबर 2 कौन सा? क्षैतिज वितरण। ये दोनों के वितरण लिखना है, यहाँ पे वितरण लिखना, ये दोनों लिखे। उसके बाद फिर ये दोनों पॉइंट लिख देना, ये वाला भी, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा और ये वाला भी एग्जाम्पल पूछा हुआ ना यहाँ पे, उदाहरण, तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट कि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको किस तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है।
तो प्लस जो भी बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आता है तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा पॉइंट। अब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे उससे पता नहीं लगता कि बच्चे को कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, तो प्लीज वो भी बताया करो कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया। अब दूसरा, आपको मेरा एक काम करना है, इस वीडियो को जितने भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को महंगे ट्यूशन या फीस महंगी फीस वो नहीं दे सकते, और एसएसटी को एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि भाई इसके ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उनके लिए वेरी वेरी थैंकफुल। मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उन्हीं से मुझे पता लगता है कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, आप कितना वेट करते हैं वीडियो का। अब देखो क्या होता है कि सुबह सुबह आप लोगों के मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैम वीडियो डाल दीजिए, तो उससे मुझे समझ में आता है कि आप लोग वेट कर रहे हो। अगर मैसेज ना आए तो फिर मुझे लगता है चलो कोई नहीं यार, 12 बजे डाल दूंगी, 10 बजे थोड़ा और लेट डाल दूंगी, लेकिन ये पता होता है कि हाँ बच्चे वेट कर रहे हैं, तो एक प्रेशर भी बनता है और ये समझ में आता है कि ओके हमें वीडियो जल्दी बनानी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत 8-9 बजे तक वीडियो डल जाती है। और मुझे एक बात बताओ, आप लोग 6 बजे ही वीडियो मतलब कितने बजे तक आप लोगों को काम भेजना होता है? सारा दिन आप काम भेज सकते हैं, तो फिर सुबह सुबह मान लो एक वीडियो डल गई, फिर उसके बाद कहते हैं मैम मैथ की भी डाल दो, 1 बाय 1 आपकी सारी वीडियो डल जाती हैं। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए जो बच्चे जिनको ये है कि भाई घंटी भी दबा रखी है, सब्सक्राइब भी कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, ये घंटी थोड़ी बेकार बन गई है। लेकिन अगर ये सींग नहीं बने हुआ ना घंटी के, तो ऑल नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे। ऑल नोटिफिकेशन के लिए जो घंटी है आपकी, उस पर आप चेक करो कि ये 2 सींग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। अगर ये 2 सींग बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, तो इस पर क्लिक करो, दोबारा से घंटी को क्लिक करो, उसके अंदर जाओ, 3 ऑप्शन होंगे, ऑल नोटिफिकेशन, पर्सनल, 3 नोटिफिकेशन। तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। अगर आपको ऑल चाहिए है तो जितने भी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो पूछते हैं कि मैम क्यों नहीं आ रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आज हम लोग अराउंड 19,000 हो जाएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि कल हम लाइव आएंगे, तो उससे पहले आप लोग इतना शेयर करें कि कल हम ये सेलिब्रेट करें कि भाई हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप शेयर चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।